देखें सेल, ये क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है आर ट्रू एक्सेप्ट। देखें जो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होगा, सपोज ये डीएनए है और पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन एक तो होता है आरएचओ रो डिपेंडेंट प्रोटीन के थ्रू और एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता क्या है कि जब एमआरएनए बनता है, सपोज ये 5 प्राइम है और इधर एमआरएनए बन रहा है और ये वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम 5 प्राइम होगा। तो जो ये नीचे का स्ट्रैंड है ये एक तरीके से टेम्पलेट जैसा बिहेव कर रहा है, ये टेम्पलेट है और ऊपर का जो स्ट्रैंड है वो नॉन टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा। अब यहीं पे CA रिच सीक्वेंस होता है और इसी सीक्वेंस को आरएचओ प्रोटीन रिकॉग्नाइज करते हैं। ये एक हेलिकेज लाइक होते हैं, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में ये मूव करते हैं 3 प्राइम एंड की तरफ। आरएचओ का मूवमेंट किधर से किधर होगा, 5 to 3 प्राइम एंड। ये मूव करने के बाद यहाँ पे जो हाइब्रिड बने हैं डीएनए आरएनए, क्योंकि ये हम एमआरएनए बना रहे हैं और यहाँ डीएनए एमआरएनए हाइब्रिड है, ये जाके यहाँ रिजॉल्व करेगा, इस तरीके से टर्मिनेशन हो जाएगा। एक होता है कि यहाँ पे काफ़ी वीक इंटरेक्शन होता है, एक लूप का इंटरनल लूप का फॉर्मेशन हो जाए इस तरीके से, एंड पॉली यू कंडीशन आ जाता है। पॉली यू कंडीशन इसलिए आएगा क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होगा वो पॉली ए होगा और तभी यू आएगा। तो पॉली ए कहाँ पे होना चाहिए, टेम्पलेट पे। तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा वहाँ पे पॉली टी कंडीशन होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट इनका कह रहे हैं कि सम टर्मिनेटर सीक्वेंसेस रिक्वायर आरएचओ प्रोटीन फॉर टर्मिनेशन। बताया ना CA रिच सीक्वेंस होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इन्वर्टेड रिपीट एंड टी रिच नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट मतलब कि यहाँ पे जो नॉन टेम्पलेट रीजन है, नॉन टेम्पलेट पे ही TT है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड डिफाइन इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, ये भी सही है। इन्वर्टेड रिपीट का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे AATT सीक्वेंस बनाया, आगे चल के मैंने TTAA कर दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया। अब इनमें जो है अगर इस तरीके से फोल्ड हो जाए तो इनमें क्या होगा, हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन हो सकता है जिसकी वजह से टर्मिनेट हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर में पजेज इन्वर्टेड रिपीट एलिमेंट। बात सही है, इन्वर्टेड रिपीट एलिमेंट्स होने चाहिए। फोर्थ कह रहे हैं NUSA इज नेसेसरी फॉर इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। ऐसा नहीं होता, NUS जो है यहाँ पे इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन आया है सेल रेप्लिकेट, जब DNA रेप्लिकेशन करता है तो उससे रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज एसेंशियल फॉर बोथ इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन एज वेल एज कंटिन्यूड एडवांस ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, जैसे सपोज ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, इस रेप्लिकेशन फॉर्क में DNA पॉलीमरेज जो है इंस्टॉल होता है। DNA पॉलीमरेज के साथ साथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो साइट है, यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है ओरिजिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस ORS,
एंड ORS को रिकॉग्नाइज करते हैं बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसको हम ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ORC। तो ये इनिशिएशन में रोल प्ले करता है, मेल्टिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा, इनिशिएशन एज वेल एज कंटिन्यूड एडवांस ऑफ रेप्लिकेशन फॉर, कुछ ऐसा प्रोटीन हो जो रेप्लिकेशन ये जो मूव कर रहा है। अगर हम बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन की बात करें तो दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे आगे ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो मूव करता है, उसमें हेलिकेज होते हैं। DNA पॉलीमरेज भी रेप्लिकेशन को फॉलो करते हैं, फॉर्क को। तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन। जेमिनिन एक तरीके से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होने में ये इनहिबिट करता है, ये इनहिबिटर है, तो ये भी नहीं होगा। CDC6 जो है ये रेप्लिकेशन इनिशिएट करता है, ये MCM हेलिकेज जो होता है इसको एक्टिवेट करता है, और इसका लाइफ स्पेन काफ़ी कम टाइम का होता है, इसीलिए ये MCM हेलिकेज को एक्टिवेट करने के बाद खुद को डिग्रेड कर लेता है, और खुद जब डिग्रेड हो जाएगा और MCM की जो लोडिंग होती है, अगर सेल साइकिल की बात करें तो G1 फेज में होता है। S फेज में MCM एक्टिव होकर DNA रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं। CDC6 जो है यहीं पे ही डिग्रेड हो जाता है, ताकि एक ही बार जो है केवल रेप्लिकेशन हो S फेज में, तो मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता है, तो CDC6 भी नहीं होगा। ये CDC45 कॉम्प्लेक्स जो होता है ये है इम्पोर्टेंट रोल, ये कॉम्प्लेक्स बनाए रहते हैं MCM के साथ, DNA पॉलीमरेज से भी इंटरेक्ट करते हैं और ये मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट्स द मेजर प्रोटीन या फिर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्ड इन क्रोमेटिन कंडेंसेशन इन ईस्ट एंड ह्यूमन रिस्पेक्टिवली। ईस्ट का पहले, उसके बाद ह्यूमन का। तो देखें HP1 प्रोटीन जो होता है ना, ये ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, जो कि कंडेंसेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रोमेटिन के। तो HP1 यहाँ पे तो पहले दिया गया है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इसमें HP1 है नहीं। SIR जो होता है ये प्रोटीन क्रोमोजोम के टर्मिनल साइट पे प्रेजेंट होता है और क्या करता है, कंडेंसेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ईस्ट के केस में SIR होता है जो कि कंडेंस कराता है, तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। एक ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको चीज़ें पता रहेंगी। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा काजेटिव एजेंट होते हैं जो फाइलियरेसिस कराते हैं। फाइलेरियल वर्म जो होते हैं, जो निमेटोड होते हैं, वो ऐसा करते हैं। अगर हम लिस्टेरिया की बात करें तो लिस्टेरियासिस कराते हैं। ये क्रिप्टोकोकस ये आपका फंगस है और ये फाइलेरिसिस नहीं करा रहा है। फ्रेंसिसेला जो है टोलेरेंसिस, ये बैक्टीरियम ये भी फाइलेरिसिस नहीं कराता। ब्रूजिया मलाय ये जो होता है ये एक फाइलेरियल वॉर्म है, जैसे वुचरेरिया बैंक्रोप्टाइट होता है वैसे ये भी होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इस तरीके से आपका करेक्ट होगा। यहाँ भी ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आया है कि कह रहे हैं कि साइटोसोलिक डोमेन ऑफ अ रिसेप्टर। सपोज मैंने ये मेम्ब्रेन बनाया और इस मेम्ब्रेन में कोई खास रिसेप्टर प्रेजेंट है, और इस रिसेप्टर का जो साइटोसोलिक डोमेन है, रिसेप्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स डज नॉट फंक्शन एज टायरोसिन काइनेज। तो टायरोसिन काइनेज प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। टायरोसिन काइनेज आप बहुत जगह देखते हैं। टायरोसिन काइनेज होता है आपका जैक में, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होता है जैक स्टेट पाथवे में। RTK जो है यहाँ पे भी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रिसेप्टर के पास होता है। अब यहाँ पे अगर आप लाइगेंड को देखें तो जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या इंसुलिन भी अगर हम बात करें तो ये सभी RTK से बाइंड करते हैं। सारे ग्रोथ फैक्टर नहीं। अगर हम TGF बीटा की बात करें, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, तो TGF बीटा जो है ये अपना अलग इसका सिग्नलिंग है, सीरिन थ्रियोनेज काइनेज सिग्नलिंग होता है, उसका लाइगेंड होता है ये। अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ये RTK से बाइंड नहीं करता, ग्रोथ हार्मोन साइटोकाइन रिसेप्टर से बाइंड करता।
एसाइलोग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं इन्हीं में टायरोसिन काइनेज प्रॉपर्टी की बात नहीं करते हैं। और ये रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये जो रिसेप्टर है सैलिक एसिड जो होता है ये किसी प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से हम अटैच कर देते हैं। टर्मिनल सैलिक एसिड अगर प्रेजेंट है तो फिर रिसेप्टर जो होता है एसाइलोग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन अगर टर्मिनल सैलिक एसिड को रिमूव कर दिया जाए तो इसी को हम बोलते हैं एसाइलोग्लाइकोप्रोटीन और उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं रिसेप्टर और जिसके पास टायरोसिन काइनेज प्रॉपर्टी की बात नहीं करते। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्यूमर्स आर जनरली क्लासिफाइड बाय। देखो अगर ट्यूमर होता है या तो वो एक्टोडर्म में होगा या तो वो एंडोडर्म में होगा। अगर यहाँ पे होता है तो इसको हम कार्सिनोमा नाम देते हैं। अगर मीजोडर्म में होता है तो इसको हम सार्कोमा बोलते हैं। और मीजोडर्म में अगर हम ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल में खासकर WBC में होगा क्योंकि RBC में तो न्यूक्लियस होता नहीं है। तो ल्यूकीमिया होता है कंडीशन ब्लड सेल में अगर होता है। तो जिस टाइप का जहाँ की ओरिजिन होता है उसके बेसिस पे हम कैंसर को क्लासीफाई करते हैं। कैंसर के मेटास्टेटिक जो एबिलिटी है इसके बेसिस पे नहीं करते। कौन सा वायरस कैंसर काज करता है उसके बेसिस पे कैंसर को क्लासीफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे वायरस होते हैं। या कौन पर्सन उसको डिस्कवर कर रहे हैं ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेन जो क्राइटेरिया होता है कि टिश्यू या सेल की ओरिजिन। ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन ये भी है। अ ब्रेक थ्रू इन कैंसर थेरेपी इज एक्सपेक्टेड वेयर T सेल्स आर टेकन फ्रॉम अ पेशेंट। एक कोई पेशेंट है और इस पेशेंट से T सेल निकाल लिया गया इन लेबोरेटरी टू अटैक कैंसर सेल। अब देखो जो कैंसर सेल है ये मान लीजिए कि ये कैंसर सेल है। इस कैंसर सेल को ये T सेल अटैक करेगा। T सेल के पास खास रिसेप्टर होने चाहिए ताकि वो कैंसर सेल को अटैक कर पाए। तो T सेल नॉर्मली कैंसर सेल को अटैक नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इस कैंसर सेल में कुछ खास जीन इस T सेल में कुछ खास जीन इंसर्ट करें जिससे T सेल रिसेप्टर बने जिसको हम TCR बोलते हैं। अल्फ़ा और बीटा दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जिससे T सेल रिसेप्टर बनता है। तो वो जो है एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो रिसेप्टर के पास ये एबिलिटी हो कि वो कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करे, कैंसर सेल के जो सरफेस है उसको एज अ एंटीजन बिहेव करे। बिफोर री इन्फ्यूजन इन द पेशेंट दीज T सेल आर कॉल्ड। ऐसे T सेल को हम बोलेंगे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल। Which one of the following statements with respect to development in amphibians is correct? देखिए जो एम्फीबियंस होते हैं मीजोलेसाइथल एग होता है। इस तरीके से एम्फीबियंस एग है अबाउट 50% यॉक होता है। इधर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। स्पर्म यहाँ से फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद कॉर्टिकल रोटेशन होगा तो यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट बनेगा। फिर न्यूक्लियस सेंटर बनता है। न्यूक्लियस सेंटर बनाने के लिए बीटा कैटेनिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बीटा कैटेनिन प्लस TCF ये मिलकर सियोमाइज जीन बनाते हैं। सियोमाइज जीन का एक्सप्रेशन कराते हैं और जिन सेल में सियोमाइज जीन का एक्सप्रेशन होगा वो न्यूक्लियस सेंटर बनेंगे। और फाइनली न्यूक्लियस सेंटर इंड्यूस करते हैं स्पेमेन ऑर्गेनाइजर को। स्पेमेन ऑर्गेनाइजर फ्यूचर ऑर्गेनाइजर भी इसको बोलेंगे, है ना। तो कह रहे हैं गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद द इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉटल सेल्स। बात सही है। followed by coordinated involution of the mesodermal precursors and the epiboly of the prospective ectoderm। यही स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर इंड्यूसेस द न्यूक्लियस सेंटर। ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस जो है ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है। ऑर्गेनाइजर इज फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटरिन। गलत। बीटा कैटरिन अगर एक्यूमुलेट होते हैं डॉर्सल साइड पे तो उससे न्यूक्लियस सेंटर बनता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इन द एब्सेंस ऑफ BMP इनहिबिटर
देखिए क्या होता है कि बीएमपी सिक्रीट होते हैं, जो ये वेंट्रल साइड सेल्स होते हैं, यॉर्क सेल्स, यहाँ से बीएमपी सिक्रीट होता है। और ये बीएमपी जाके ये जो आउटर, इसको बोलते हैं माइक्रोमियर्स, और माइक्रोमियर को अगर हम डिवाइड करें तो ये वेंट्रल साइड माइक्रोमियर या डॉर्सल साइड। वेंट्रल साइड माइक्रोमियर एपिडर्मिस बनाते हैं, एंड डॉर्सल साइड माइक्रोमियर न्यूरॉन्स बनाएंगे, न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनाएंगे। BMP4 के इनिबिटर सिक्रीट करते हैं ये ऑर्गेनाइजर, उसमें नॉगिन होता है, कॉर्डिन होते हैं, फॉलिस्टेटिन होते हैं। तो नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टेटिन BMP को इनिबिट करते हैं, जिससे इधर BMP की बाइंडिंग नहीं होता है, और जिधर BMP की बाइंडिंग होगा उधर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम BMP को इनिबिटर अब्सेंट रहेगा, यानी कि नॉगिन, कॉर्डिन अब्सेंट है, तो BMP सभी जगह बाइंड करेगा और सब जगह जो है एक्टोडर्म बनेगा। तो यहाँ स्टेटमेंट कहने कि इन द एब्सेंस ऑफ BMP इनिबिटर एक्टोडर्मल सेल्स फॉर्म न्यूरल ट्यूब, गलत है, न्यूरल ट्यूब नहीं बनेगा। देखिए बीटा कैटेनिन, अगर हम यहाँ पे सी अर्चिन का ये केस है, बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट्स प्रीडोमिनेंटली इन द माइक्रोमियर्स, बात सही है। ये माइक्रोमियर वेजिटल साइट पे, यहाँ पे वेजिटल साइट पे बनेंगे माइक्रोमियर्स, लार्ज माइक्रोमियर होते हैं जिसमें बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट होता है, एंड विच आर फेटेड टू बिकम एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो जहाँ जहाँ बीटा कैटेनिन वाले सेल्स हैं वो सभी मीजो और एक्टोडर्म, एंडोडर्म बनाएंगे, मीजो और एंडोडर्म बनाएंगे। इफ़ GSK3 इज ब्लॉक्ड इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, अगर GSK3 ना होगा, देखें GSK3 जो होता है ये बीटा कैटेनिन को इनिबिट करता है, तो बीटा कैटेनिन को इनिबिट करता है क्योंकि GSK3 इधर साइड में, ऊपर के साइड में एक्सप्रेस होता है, और अगर GSK3 ना हो तो बीटा कैटेनिन कंप्लीट सभी जगह होगा। कह रहे हैं कि बीटा कैटेनिन अक्यूमुलेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ लार्ज माइक्रोमियर विल बी इनिबिटेड। बीटा कैटेनिन इनिबिट नहीं होगा क्योंकि बीटा कैटेनिन का तो GSK3 इनिबिटर है। बीटा कैटेनिन विल अक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल ब्लास्टुला सेल्स लीडिंग टू एन एक्टोडर्मल बॉल। एक्टोडर्मल बॉल नहीं बनेगा क्योंकि बीटा कैटेनिन एंडो और मीजो बना रहे हैं। थर्ड करें, बीटा कैटेनिन विल अक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल ब्लास्टुला सेल, बात सही है, लीडिंग टू एनिमल सेल स्टार्ट गेटिंग सेल्स गेटिंग स्पेसिफाइड एज एंडो एंड मीजोडर्म। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि सभी जगह एक्सप्रेस होंगे। ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं वो एक्टोडर्म बना रही थी, लेकिन बीटा कैटेनिन होने की वजह से अब वो एंडो और मीजो बनाएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि बीटा कैटेनिन विच एक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ लार्ज माइक्रोमियर्स विल बी इनिबिटेड, इनिबिट नहीं होगा।